आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल हम सब के लिए खुशी, उल्लास और प्रसन्नता लेकर आए। हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सभी उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। ऐसी ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, उस ईश्वर से अपने लिए और सबके लिए कामना है। साइकोलॉजी की पाठशाला भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। हम धीरे धीरे ही सही लेकिन नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और नए नए टॉपिक को हर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। साइकोलॉजी की इस पाठशाला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। इस इंटेलिजेंस क्वेश्चन को बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो आपने कोई सामान लिया है मार्केट से जाकर, या आप दूध लेते हैं, आप सब्जी लेते हैं, आप कोई और सामान लेते हैं। आप दूध वाले को कहते हैं कि 1 लीटर दूध देना। आप जब दाल लेने जाते हैं तो कहते हैं कि 1 किलो दाल दो, 1 किलो मूंग दो, 1 किलो मूंगफली दो। इस तरह से कुछ यूनिट्स हैं जो कि मेजरमेंट को शो करती हैं। किलो, लीटर, इंच, सेंटीमीटर, मीटर। इसी तरह से यदि इंटेलिजेंस को मेजर करना हो तो इंटेलिजेंस को IQ के यूनिट में हमें मेजर करना पड़ता है। हम बात बात में कहते हैं कि इसका IQ बहुत लो है, किसी को हम कहते हैं कि इसका IQ बहुत ज़्यादा है। IQ कम होने या IQ ज़्यादा होने से हम उसके इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। यह बात बिल्कुल अलग है कि उस IQ से हम उसके इंटेलिजेंस को कितनी अच्छी तरह मेजर कर पाते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल वर्ड की तरफ जाएं या साइकोलॉजी की फील्ड की बात करें तो साइकोलॉजी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में IQ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस IQ या इंटेलिजेंस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक नए कॉन्सेप्ट को इसके साथ ही समझने की कोशिश करते हैं, और वो नया कॉन्सेप्ट है एज, जिसे आप कहते हैं आयु। साइकोलॉजिस्ट ने 2 तरह की एज की बात की है। एक जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज और एक दूसरी एज होती है जिसे कहते हैं मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को साइकोलॉजिस्ट CA से डिनोट करते हैं और मेंटल एज को साइकोलॉजिस्ट MA से डिनोट करते हैं। यदि मैं क्रोनोलॉजिकल एज की बात करूं तो क्रोनोलॉजिकल एज आपकी और मेरी बायोलॉजिकल एज है। आपकी जो वास्तविक आयु है, जन्म से लेकर आज तक आप कितने साल के हैं, आप कितने महीनों के हैं या कितने दिन के हैं, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। आपसे जब भी कोई पूछता है आप कितने साल के हैं, आपकी एज क्या है, आप तुरंत कहते हैं कि मैं 23 ईयर्स का हूं, मैं 25 का हूं, या मैं 40 का हूं, या कम या अधिक किसी न किसी एज की बात करते हैं। ये आपकी वास्तविक आयु होती है, ये आपकी बायोलॉजिकल एज होती है, ये आपकी एक्चुअल एज है जिसे आप क्रोनोलॉजिकल एज या CA कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि IQ को समझना हो तो मेंटल एज को समझना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल एज को हम इस तरह से समझें कि एक बच्चों का ग्रुप है जो कि 7 या 8 साल का है, और आपने देखा होगा कि 7 या 8 साल के बच्चे एक अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। उनके सोचने समझने का तरीका कुछ अलग होता है। वो एक सीमित दायरे में सोचते हैं। उनका जो अगर स्कूल कंटेंट की बात करें तो वो बहुत अलग तरीके का होता है। जैसे ही वो और थोड़े बड़े होते हैं और अलग हो जाता है। और यदि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका स्कूल का जो करिकुलम है, स्कूल का जो सिलेबस है, वो अलग तरीके का होता है। और अब इसको अगर मेंटल एज से कोरिलेट किया जाए कि एक 7 और 8 साल का बच्चा है और जब वो अपनी एज से रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है तो हम कहते हैं ये जो बच्चा है उसकी मेंटल एज 7 और 8 साल है। और यदि वो बच्चा अपनी उम्र से कम की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, अपनी एज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है,
यदि वो बच्चा 5 साल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, 6 साल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन 7 या 8 साल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज है वो 6 साल है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज है वो 8 साल है। इस मेंटल एज को हम और दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप कभी किसी बच्चे को देखते हैं और कहते हैं ये तो बड़ों जैसा व्यवहार कर रहा है, ये तो बड़े जो लोग कर सकते हैं वो ये बच्चा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उसकी एज कम है, लेकिन उसकी मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है। इसका बहुत सीधा सीधा सा मीनिंग है कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर भी हो सकती है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी हो सकती है, और मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक भी हो सकती है। और जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होती है तो हम कहते हैं ये एवरेज बच्चा है, इसकी एवरेज आईक्यू है। और जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है तो उसकी आईक्यू कम होती है, और वो इसलिए क्योंकि वो बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, वो अपनी एज से कम उम्र के बच्चों की समस्याओं को ही सॉल्व कर पा रहा है, अपनी एज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब उस बच्चे की मेंटल एज अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक है, वो अपने से भी अधिक उम्र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, अपने से अधिक उम्र के बच्चों के कोर्स कंटेंट को वो सॉल्व कर पा रहा है, तब आप कहते हैं इसकी मेंटल एज अधिक है। और जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक होती है तो बच्चा इंटेलिजेंट होता है। प्रश्न ये आता है कि ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, और आज से लगभग 100 साल पहले, 100 साल पहले का मतलब ये है कि 1904 में फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये सोचा कि कोई ऐसा टूल बनाया जाए जिससे कि नॉर्मल और सब नॉर्मल बच्चों को डिफरेंशिएट किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि ये बच्चे नॉर्मल हैं और ये बच्चे नॉर्मल से कम हैं। इसके लिए उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट, जो कि बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को ये काम सौंपा 1904 में कि आप एक ऐसा टूल बनाएं जिससे कि नॉर्मल और सब नॉर्मल बच्चों को डिफरेंशिएट किया जा सके। और 1905 में उन्होंने एक टूल बनाया 2 लोगों ने मिलकर, और वो 2 लोग थे, एक का नाम था अल्फ्रेड बिने और दूसरे का नाम था थियोडोर साइमन, और जिसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, और वो बनाया गया था 1905 में, और उसका नाम है बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। और इस बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट में 30 आइटम्स थे, 30 प्रॉब्लम्स थी, या 30 क्वेश्चंस थे, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और वो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया किस लिए गया था? नॉर्मल एंड सब नॉर्मल बच्चों के बीच एक डिफरेंशिएशन लाने के लिए, या उस डिफरेंशिएशन को पहचानने के लिए कि कैसे इन दोनों बच्चों को अलग किया जा सकता है, कैसे इनमें तुलना की जा सकती है। एक क्वेश्चन जो यहाँ निकल कर आता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब बना था, तो इसका आंसर है 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बना था, और उसका नाम था बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग माना जाता है। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, जिन्होंने 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, उसी इंटेलिजेंस टेस्ट का पहला संशोधन हुआ 1908 में। 1908 में इस बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट को रिवाइज किया बिने और साइमन दोनों ने मिलकर, और इस संशोधन में एक नया कॉन्सेप्ट आया मेंटल एज का, जिसे कहते हैं MA। और 1908 से इंटेलिजेंस को मेंटल एज के रूप में अभिव्यक्त किया जाने लगा। 1912 में विलियम स्टर्न ने एक कॉन्सेप्ट दिया IQ का, और पहली बार IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का सुझाव दिया था विलियम स्टर्न ने। लेकिन 1916 में जब बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट का महत्वपूर्ण संशोधन
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लेविस टर्मन ने किया, तब से इंटेलिजेंस को आईक्यू के रूप में मेजर किया जाता है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है कि 1912 में पहले विलियम स्टर्न ने आईक्यू के संप्रत्यय का सुझाव दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से लेविस टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट के संशोधन में आईक्यू को औपचारिक तौर पर शुरू किया और तब से आईक्यू को ही इंटेलिजेंस टेस्ट के मेजरमेंट की यूनिट माना जाने लगा। इस आईक्यू के लिए या इस आईक्यू के मेजरमेंट के लिए हमें मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज दोनों की जरूरत होती है। लेविस टर्मन ने आईक्यू के लिए एक फॉर्मूला दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। और उन्होंने कहा कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर भी हो सकती है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी हो सकती है और मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक भी हो सकती है। लेकिन जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक होती है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, और जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है तो व्यक्ति रिटार्डेशन की तरफ जाता है। बिने और साइमन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट और दिया था अपने इसी इंटेलिजेंस टेस्टिंग के दौरान, और उन्होंने कहा था कि यदि रिटार्डेशन किसी व्यक्ति में देखा जाए, और उन्होंने इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन की एक डेफिनेशन दी थी, एक नए तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि जिसकी मेंटल एज अपने क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल कम हो तो वो रिटार्डेशन की श्रेणी में आता है। लेकिन आज हम रिटार्डेशन वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन समय के साथ इस रिटार्डेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। एक एवरेज आईक्यू रेंज होती है जो कि 90 से 110 के बीच होती है। जब 90 से 110 आईक्यू होता है तो माना जाता है कि इसकी आईक्यू एवरेज है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ यानी कि 70 से नीचे आईक्यू चला जाता है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड माना जाता है, और जब 130 से ऊपर आईक्यू होता है तो उसे इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड माना जाता है। यही आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जिसको दिया था सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न ने। लेकिन औपचारिक आईक्यू की शुरुआत या बुद्धि को आईक्यू के रूप में असेसमेंट करने की शुरुआत 1916 में हुई थी, और जो कि बिने साइमन टेस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन में हुई थी, जिसको किया गया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में और जिसको किया था लेविस टर्मन ने। यदि इस प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम अपने इंटेलिजेंस का असेसमेंट कर सकते हैं। और आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों का इंटेलिजेंस का असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी एप्टीट्यूड लैब में जाएं और एप्टीट्यूड लैब में जाकर या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर आप अपने बच्चे का इंटेलिजेंस असेसमेंट करवा सकते हैं, और फिर आप ये देख सकते हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू क्या है, और तब आप ठीक ढंग से उसको किसी एक नई फील्ड में, एक अपनी उसकी इंटरेस्टिंग फील्ड में अपने बच्चे को भेज सकते हैं। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।